Hello guys, I hope you all are doing great and you all are in good health. आज हमारा टॉपिक एक हाइपोपिगमेंटेड डिसऑर्डर है के बारे में है जो कि यूजुअली नवा डेज बहुत कॉमनली हम फाइंड करते हैं पेशेंट्स यहाँ के लोगों में। एक हाइपोपिगमेंटेड डिसऑर्डर है जिसके बारे में पढ़ेंगे और वी विल स्टडी अबाउट विटिलाइगो, जो कि आपने सुना होगा। आई नो विटिलाइगो क्या होता है। यूजुअली अगर हम डिफ़ाइन करेंगे, सफ़ेद दाग होते हैं, डीप पिगमेंटेशन होती है हमारी स्किन में, हमारी बॉडी पे, पेशेंट की बॉडी पे। इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे कॉमनली और कंसेप्चुअली। हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि होता क्या है विटिलिगो, क्या ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ है, क्या डायग्नोसिस है, क्या क्लासिफिकेशन है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूजुअली अगर हम देखेंगे, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ में ही आती है। इसमें एक्चुअली विटिलिगो होता क्या है। विटिलिगो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। स्किन डिजीज़ एक्चुअली में होती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। ये क्या होती है, प्रोग्रेसिव होती है। यूजुअली प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है। और इसमें डिफेक्ट क्या होता है एक्चुअल में, विटिलिगो में क्या डिफेक्ट है। इट इज़ मेजर डिफेक्ट इज़ मेलानोसाइटोपिनिया। क्या होता है मेलानोसाइटोपिनिया? इन दिस देयर इज एन डेफिशिएंट क्या होता है? एस स्किन पिगमेंट विच इज़ नोन एज मेलानिन। मेलानिन इस डिजीज़ में कम होता है, या तो बनता ही नहीं है, या तो कम होता है, या तो डिफिशिएंसी होती है। और इसकी वजह से विटिलिगो कॉज हो जाता है। अगर हम बेसिक में देखेंगे एक्चुअली में मेलानिन क्या होता है, ये आप सबको पता होगा। यूजुअली ये एक मेजर पिगमेंट होता है। ये एक मेजर पिगमेंट होता है जो हमें प्रेजेंट होता है, और इसी की वजह से, मेलानिन की वजह से ही इंसान की बॉडी का कलर, इंसान का कंटूर डिसाइड होता है कि इंसान का स्किन, हेयर कलर क्या होगा। क्या वो लाइट होगा, क्या वो डार्क होगा, क्या वो मीडियम होगा। वो सारा कुछ डिपेंड करता है मेलानिन पे। इसकी क्वालिटी कितनी है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करता है हमारा स्किन कलर, स्किन एंड हेयर कलर बोथ। यूजुअली जो मेलानिन होता है एक लाइट एब्जॉर्बिंग होता है। मेलानिन यूजुअली क्या होता है, मेलानिन एक लाइट एब्जॉर्बिंग पॉलीमर होता है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। एक जस्ट लाइट एब्जॉर्बिंग पॉलीमर होता है, और उसका बेसिक जो एमिनो एसिड है किससे बनता है, किस एमिनो एसिड से मेलानिन बनता है बेसिक, वो होता है टायरोसिन। टायरोसिन है इसकी एक बेसिक एमिनो एसिड है जिसकी वजह से हमारी मेलानिन सिंथेसिस होती है। आप सबको पता होगा यूजुअली कि मेलानिन की यूजुअल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होती है। इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मेलानिन इज इट what the main function of amino acid is. It usually protects us from UV rays. यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है मेलानिन। यूजुअली क्या होता है, मेलानिन प्रोडक्शन तभी होती है जब, मेलानिन प्रोडक्शन तब ज़्यादा होती है जब इंसान सन एक्सपोजर होता है, यूवी रेज से एक्सपोज होता है। उस वक्त मेलानिन की सिंथेसिस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक प्रोटेक्टिंग बैरियर क्रिएट करता है हमारी बॉडी के लिए, जिसकी वजह से जो यूवी रेज होती है, सन की यूवी रेज होती है, वो हमें इफ़ेक्ट नहीं कर पाती। और कॉमनली हम मेलानिन कहाँ फाइंड करते हैं, मेलानिन हम देख पाते हैं, मेलानिन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी कहाँ कहाँ पे होता है। हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, ये हमारे हेयर में प्रेजेंट होता है, ये हमारे आइज़ में भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमें आई कलर होती है वो भी इसी पिगमेंट की वजह से होता है, और इवन इन आवर ब्रेन। अगर हम ब्रीफली डिस्क्राइब करें कि मेलानिन के टाइप्स क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेलानिन, ब्रीफली हम डिस्क्राइब करेंगे। वी विल नॉट गो इनटू द डीप ऑफ दिस टॉपिक। ब्रीफली हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेलानिन कौन कौन से आते हैं। एक्चुअली द फर्स्ट वन इज़ फियोमेलानिन, विच इज़ नोन एज फियोमेलानिन। ये फियोमेलानिन क्या होता है,
ये होता है एक ऑरेंज टू रेड पिगमेंट। ये तो एक ऑरेंज टू रेड पिगमेंट होता है जो कि हमारे हेयर और स्किन में प्रेजेंट होता है। ये वाला पिगमेंट जो कि एक ऑरेंज और रेड ह्यू देता है हमारी बॉडी पे, जैसे कि लिप्स पे प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट वन इज यू मेलानिन। यू मेलानिन क्या होता है? दिस वन इज ब्राउन टू ब्लैक पिगमेंट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। और ये जो ब्राउन एंड ब्लैक पिगमेंट है यू मेलानिन है, ये कहाँ पे लोकलाइज होता है? यूजुअली इट इज एक्सप्रेस्ड इन आवर हेयर एंड स्किन। और जो ये यू मेलानिन है, इट हैज़ हायर प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़। प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसके, हायर प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं, लेकिन किसके खिलाफ? अगेंस्ट डीएनए डैमेज। जो डीएनए डैमेज किससे इंड्यूस होता है? बाय यूवी रेडिएशन। यू मेलानिन हमें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है यूवी रेडिएशन से। ये मेन टाइप्स ऑफ मेलानिन होते हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए। और अगर हम ब्रीफली देखेंगे कि हमारा मेलानिन जो पिगमेंट है कहाँ सिंथेसाइज होता है, इट इज सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? विच इज नोन एज मेलानोसोम्स। मेलानिन जो हमारा पिगमेंट है वो कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? मेलानोसोम्स में। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेलानोजेनेसिस कहते हैं। और यूजुअली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये मेलानोसोम्स? कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? यूजुअली दीज आर प्रेजेंट इन हेयर फॉलिकल्स में एंड स्किन सेल्स में। इसके बारे में हमें इस आगे चल के डिजीज़ के बारे में हमें इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पता चलेंगे। और यूजुअली कहाँ पे होते हैं मेलानोसोम्स? कहाँ सिंथेसाइज होती है? यूजुअली हमारी एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं ये सेल्स। और एपिडर्मिस में कहाँ? इन द बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। और जब हमारा मेलानिन सिंथेसाइज होता है उसके बाद ये जब मेलानोसोम्स में हमारा मेलानिन पिगमेंट सिंथेसाइज होता है उसके बाद मेलानोसाइट्स से ट्रांसफ़र होता है टू द सराउंडिंग केराटिनोसाइट्स। और ये केराटिनोसाइट्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं अपर लेयर्स में ऑफ एपिडर्मिस। और इन्हीं में होता है विद इन केराटिनोसाइट्स द मेम्ब्रेन्स ऑफ मेलानोसोमस इज डिग्रेडेड बाय लाइसोसोमल एंजाइम्स। और जिसकी वजह से रिलीज होता है मेलानिन इनटू साइटोप्लाज्म स्किन में, जहाँ पे एक लेयर बनाता है मेलानिन कैप, जिसको कहते हैं अराउंड जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल्स, और जिसकी वजह से इट प्रोटेक्ट्स डीएनए फ्रॉम फर्दर यूवी डैमेज। थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन करने के बाद मेलानिन सिंथेसिस या मेलानिन के बारे में हमें थोड़ा डिस्कशन कर लिया। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आएंगे जो हम पढ़ रहे थे विटिलाइगो, और जिसमें हमने बोला था कि जिसमें होता है मेलानोसाइटोपिनिया। अब हमने देख लिया कि मेलानोसाइट्स क्या होते हैं, मेलानोसोम्स क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है? मेलानोसाइटोपिनिया, दैट इज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स। इनकी कमी होती है इस डिजीज़ में। और यूजुअली इस डिजीज़ में एक जेनेटिक कंसिडरेशन भी आती है, जेनेटिक हिस्ट्री होती है। यूजुअली हमारे पास जब पेशेंट आता है हम उसको पूछते हैं कि आपके घर में तो कोई नहीं था इससे पहले, ग्रैंडफादर, फादर, मदर, कोई भी अपनी फैमिली हिस्ट्री हम उससे पूछते हैं। और ये यूजुअली प्रेजेंट होती है ऑलमोस्ट 20 to 30% ऑफ विटिलाइगो पेशेंट्स। जेनेटिक हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री is positive in almost
20-30% ऑफ पेशेंट्स। और एसोसिएशन इस ऑटोइम्यून डिजीज़ की कुछ डिजीज़ के साथ होती है, अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के साथ होती है, और जिसमें मोस्ट कॉमनली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होती है हाशिमोतो थायराइडाइटिस। और ये मोस्ट कॉमन एसोसिएशन होती है जो कि पाई जाती है विटिलिगो पेशेंट्स के साथ। सेकंड वन इज डायबिटिक मिलेटस, ग्रेव्स डिजीज और हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज़। और जिसकी वजह से यूजुअली जो हमारा इंडिकेशन होता है बेस्ड ऑन द टेस्ट होता है, जब विटिलिगो पेशेंट आता है तो यूजुअली हम उससे TSH टेस्ट चेक कराते हैं टू चेक द थायराइड लेवल इन द बॉडी। ये कॉमन एसोसिएशन होती है जो कि पाई जाती है इन द पेशेंट्स विद विटिलिगो। अब हम आएंगे इसकी पैथोजेनेसिस पे। यूजुअली जो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है उसकी पैथोजेनेसिस क्लियर नहीं होती है, उसकी इटियोलॉजी क्लियर नहीं होती है। और सेम इज़ द केस इन दिस डिजीज़ कि इसमें भी इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस कंप्लीट क्लियर नहीं है। इसीलिए इसमें डिफरेंट थ्योरीज बताई गई है आज तक कि किस वजह से हो सकता है जो इसमें मेलानोसाइटोपिनिया होता है, मेलानोसाइटिस डिस्ट्रॉय होती है, वो कैसे हो सकती है और किन बेसिस पे हो सकती है, उसके बारे में हमें थ्योरीज बताई गई है। आज तक क्लियर कट कोई इटियोलॉजी नहीं बताई गई है, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज यूजुअली इटियोलॉजी इडियोपैथिक होती है, नहीं क्लियर कंसेप्ट नहीं होता है कि क्या इटियोलॉजी है। सेम इज़ द केस विद पहली इटियोलॉजी बताई गई है, पहली पैथोजेंस बताई गई है कि इट मे बी जेनेटिक, देयर कैन बी डिफेक्ट। जेनेटिक क्या होता है? डिफेक्ट हो गया, कंजेनिटल हेरिडिटी होगी, डिफेक्ट इन catalase genes which helps us in the production of melanin. दूसरी थ्योरी बताई गई है which is regarding to the immunity, that autoimmunity बन जाती है। there is autoimmunity। autoimmunity से क्या मतलब है? autoimmunity है that हमारे इम्यून सेल्स जो होते हैं, वो डिस्ट्रॉय करते हैं मेलानोसाइटिस को। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरीज इम्यूनिटी। थर्ड थ्योरी हमें बताई गई है विच इज रिगार्डिंग न्यूरल हाइपोथेसिस। जिसमें बताया गया है कि हमारी बॉडी न्यूरोट्रांसमीटर्स सेक्रीट करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स सेक्रीट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं, वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं मेलानिन को या मेलानोसाइटिस को। ये सेकंड वन। और द फोर्थ वन इज वहाँ पे ऑटोटॉक्सिक डिस्ट्रक्टिव, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, जिसकी वजह से उन फ्री रेडिकल्स, जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बन जाता है, जब फ्री रेडिकल्स इंक्रीज होते हैं, उनकी वजह से जो मेलानिन सिंथेसिस है वो हॉल्ट हो जाती है। देयर इज एन इंटरप्शन होती है, इंटरप्शन इन मेलानिन सिंथेसिस पाथवे, क्योंकि इन फ्री रेडिकल्स की वजह से दे डिस्ट्रॉय सम ऑफ द स्टेप्स इन synthesis, they destroy some of the important mediators हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से there is an decrease in melanin synthesis। ये important कुछ थ्योरीज बताई गई है आज तक जो पैथोजेनेसिस इस विटिलिगो की बेस करती है, इस पे बेस होती है हमारी विटिलिगो की पैथोजेनेसिस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब पैथोजेनेसिस हो गई है, द डिजीज हैज़ प्रोग्रेसेड, नाउ द पेशेंट कम्स, हमारे डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, क्या क्लिनिकल फीचर्स लेके पेशेंट आएगा? यूजुअली पेशेंट आता है दैट दे हैव डीपिगमेंटेड
मैक्यूल्स, डीपिगमेंटेड मैक्यूल्स ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, कहीं पे भी वो लोकलाइज हो सकते हैं। और पेशेंट आता है कि ये डीपिगमेंटेड एरिया है हमारी बॉडी पे निकल आया है, और वो उसकी अपीयरेंस क्या होती है, बिल्कुल वाइट होते हैं, बिल्कुल वाइट होते हैं, वो कैसे देर चाकी वाइट अपीयरेंस होती है, सफ़ेद। और कहीं पे भी एज यूजुअली सेड, कहीं पे भी एनी पार्ट ऑफ द बॉडी प्रेजेंट हो सकते हैं। और यूजुअली जब पेशेंट आते हैं वी विल सी दैट देयर समटाइम्स हैपन ल्यूकोट्राइकिया। ल्यूकोट्राइकिया क्या होता है, लॉस ऑफ कलर, लॉस ऑफ कलर इन हेयर। जैसे कि अगर हम देखेंगे कोई पैच होगा वाइटनेस का, उस पर हेयर भी होगा, और कई कई टाइम्स पे वो हेयर भी वाइट हो जाता है, वो भी डीपिगमेंटेड हो जाता है। हमने क्या पढ़ा था कि जो मेलानिन होते हैं, मेलानोसाइट्स होते हैं, वो यूजुअली प्रेजेंट होते हैं हेयर फॉलिकल्स में। एक रिजर्वायर होता है मेलानिन का, हेयर फॉलिकल। लेकिन यहाँ पे अगर हम कहीं पे देखेंगे ल्यूकोट्राइकिया में क्या होता है, हेयर भी डीपिगमेंटेड हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दैट वन हैज़ द पोअरर प्रोग्नोसिस, बिकॉज वो हेयर फॉलिकल्स भी खाली हो चुकी है मेलानिन से, अब उसमें मेलानिन भी नहीं है, ताकि दैट्स वाई दे themselves have became depigmented, they have poorer prognosis. Those patients who have accompanied with, who have the vitiligo patches accompanied with leukotrichia. Now we will move on the types of vitiligo कौन कौन से आते हैं। The first one is trichome vitiligo। नाम से ही पता चलता है कि ये क्या है। ट्राइकोम मीन्स ट्राई कलर्ड, तीन कलर्ड। और इसमें क्या होता है पेशेंट को, देयर इज एन वन इज डीपिगमेंटेड जोन, then followed by hypo, not completely depigmented but slightly hypopigmented. One is depigmented completely, second is hypo, little bit depigmented, and then is again depigmented. It gives a three colored appearance, हम कह सकते हैं। Another one in this category is quadrichrome, जिसमें we can find 4 colors in this type of vitiligo. अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो क्लासिफिकेशन यूजुअली 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड होती है। किस किस में होती है, वन इज सेगमेंटल एंड अनदर इज नॉन सेगमेंटल। और सेगमेंटल और नॉन सेगमेंटल, जो कि सेगमेंटल नॉन सेगमेंटल फर्दर डिवाइड होता है किन दो चीज़ों में, वन होता है एक लोकलाइज्ड और अनदर वन इज जनरलाइज्ड। ये आपको समझ आएगा इजीली क्या होता है। क्लासिफिकेशन देखेंगे हम विटिलिगो की, किन दो टाइप्स पे डिवाइड होता है, वन इज सेगमेंटल एंड अनदर इज नॉन सेगमेंटल। और क्या होता है, और जो नॉन सेगमेंटल होता है वो फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, किन में होता है, वन इज लोकलाइज्ड अनदर वन इज जनरलाइज्ड। और अगर हम आगे देखेंगे लोकलाइज में क्या क्या आएंगे, उसमें आते हैं फोकल, वन इज फोकल एंड म्यूकोसल। ऐसी जनरलाइज्ड इज डिवाइड इनटू विटिलिगो वल्गैरिस, एक्रोफेशियल विटिलिगो एंड विटिलिगो यूनिवर्सैलिस। हम आगे इनको डिस्क्राइब करेंगे ब्रीफली, तो जिसकी वजह से आपको ईजिली समझ आ जाएगा। देखिए क्या होता है, अगर हम सेगमेंटल, सबसे पहले हम सेगमेंटल वाला पार्ट डिस्क्राइब करेंगे कि सेगमेंटल क्या होता है। ये वाला जो सेगमेंटल एरिया होता है, सेगमेंटल विटिलिगो होता है। सेगमेंटल विटिलिगो क्या होता है, सेगमेंटल विटिलिगो क्या होता है एक्चुअली, दिस वन इज़ प्रेजेंट, ये प्रेजेंट एट बर्थ होता है। दिस टाइप ऑफ विटिलिगो इज प्रेजेंट एट बर्थ। और ये क्या होता है, इसको सेगमेंटल क्यों कहते हैं, बिकॉज दिस टाइप ऑफ विटिलिगो इज प्रेजेंट अलोंग ए सेगमेंट, along a segment, or we can say along a dermatome. This one is present is along a segment or along a dermatome. For example, this one is body और ये एक particular segment पे present होगा, for example this along a segment,
या दिस along a segment this type may be present, ये ऐसे प्रेजेंट क्लिनिकल फीचर प्रेजेंट करेगा ऐसे, इसीलिए इसको सेगमेंटल विटिलिगो कहते हैं। ये क्या होता है, जैसे हमने कहा दिस इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, सो दिस वन इज स्टेबल, क्वाइट स्टेबल टाइप ऑफ विटिलिगो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दैट दिस टाइप ऑफ विटिलिगो इट इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल, it is not sorry it is not it doesn't respond to the medical treatment, no response to the medical treatment, but it is stable, not progressive. सेगमेंटल हो गया। अगर हम ऊपर देखेंगे तो आवर सेकंड टाइप वाज नॉन सेगमेंटल, और नॉन सेगमेंटल में हमने देखे थे कौन से पॉइंट आते हैं। देयर आर, नाउ विल गो फॉर नॉन सेगमेंटल विटिलिगो, और इसमें कौन से आते हैं। फर्स्ट वी कैन गो विद, हमने देखा तो देखिए देयर वन इज फोकल एंड म्यूकोसल। इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की बात नहीं। देखिए अगर हम फोकल देखेंगे, फोकल क्या होता है, फोकल वन इज विच इज़ प्रेजेंट ओनली ऑन स्मॉल फोकसेस, जो बहुत ही जस्ट एक स्मॉल जगह पे प्रेजेंट है, स्मॉल पैचेस होते हैं। अगर हम देखेंगे दिस वन इज़ आवर आर्म, just a symmetric diagram, just along a focus of vitiligo depigmented macule, just along a focus। और ऐसी म्यूकोसल आता है जो कि नाम से डिफाइन होता है दैट इट इज़ प्रेजेंट ऑन म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स, लाइक it can present on lips, mouth, etc. on mucosal areas. Now we will move on to the important classification, which is the one, these two were focus, these two were localized, now we have generalized, जो कि बहुत common find होता है patients में। in this the important is vitiligo vulgaris, remember this is the most common, this is the most common, ये मोस्ट कॉमन विटिलिगो पेशेंट्स में पाया जाता है, दिस वन विटिलिगो वल्गैरिस। और ये क्या होता है, दिस वन इज यूजुअली बायलैटरल सिमेट्रिकल लीजन्स आते हैं इसमें। उनका क्या मतलब है, अगर किसी पेशेंट के राइट हैंड में फोर आर्म में कहीं पे पैच निकलता है, तो सेम टू सेम दूसरे लेफ्ट आर्म में भी वहीं पे सेम पैच निकलेगा। दैट इट मीन्स इट इज़ एन बायलैटरिकल सिमेट्रिकल लीजन्स। एंड सेकंड वन इज एक्रोफेशियल विटिलिगो, नाम से जैसे पता है, वन इज एक्रो एंड फेशियल, दैट इट इन्वॉल्व्स एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी लाइक फेस, hands, arms, it involves those। or this one has poor prognosis, usually इनको क्या कहते हैं, when there is an acrofacial, it usually present on tips, fingertips, we can say lips, etc. The third one of the generalized vitiligo is vitiligo universalis, as the name suggested that in this type of vitiligo it is usually generalized, more than 80% of body surface area is involved or depigmented। इसमें एक पेशेंट का ऑलमोस्ट पूरी बॉडी कवर हो चुकी होती है विटिलिगो से, और दैट्स वाई इन टाइप ऑफ पेशेंट्स में वी डोंट यूज़ मेडिसिन टू स्टॉप द विटिलिगो, और हम डीपिगमेंटिंग एजेंट हम पिगमेंटेशन के लिए ट्रीटमेंट नहीं करते कि इनको पिगमेंटेशन हो। इस टाइप के विटिलिगो में हम ट्राई करते हैं,
हम देते हैं डीपिगमेंटिंग एजेंट्स, ताकि जो बचा कुचा भी पिगमेंटेड एरिया है वो भी डीपिगमेंट हो जाए, टू मैच द कलर। और प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या होते हैं जिनकी वजह से वी कैन डिसाइड कि हमारे जो पेशेंट का विटिलाइगो है वो गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर में आता है या पुअर प्रोग्नोस्टिक फीचर्स में। वी कैन से लाइक if the patient has family history of vitiligo, then it's an poor prognostic factor. If the patient is accompanied with other autoimmune diseases, it's also poor. If the patient has accompanying leukotrichia, which we already described before, also it's a poorer prognosis. Then also, if the patient has acrofacial, which we described earlier, it is also of prognostic poor prognostic marker. यूजुअली एक फिनोमेना भी विटिलिगो मोस्टली विटिलिगो पेशेंट्स में होता है, दैट दे डेवलप, अगर कहीं कहीं पे भी बॉडी में उनको एक स्कार आ गया या वाउंड और कट, किसी भी चीज़ की वजह से उनको कहीं पे भी ये स्कार आ गया, वाउंड आ गया, कट आ गया, तो दैट प्लेस रिमेन्स डीपिगमेंटेड, एग्जैक्टली उस जगह पे जहाँ पे कट लगा है, और उसको हम कहते हैं क्वेबनर्स फिनोमेना। उसको हम कहते हैं क्वेबनर फिनोमेना। अब बात आती है वी डिस्क्राइब द टाइप्स, क्लासिफिकेशन, पैथोजेनेसिस, इटियोलॉजी वगैरह। नाउ वी विल गो विद द मैनेजमेंट, कि अब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम कैसे मैनेज करें, हाउ वी विल मैनेज द विटिलिगो पेशेंट इज। सबसे पहली बात है, वी शुड आस्क द पेशेंट, वी शुड एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड ट्रॉमा, बिकॉज वही डिस्क्राइब कि जब उनको कहीं पे भी ट्रॉमा होता है या कहीं पे भी इंजरी आती है, वाउंड आता है, तो दैट particular area remains depigmented, Koebner's phenomena. So we ask them to avoid trauma. हम उनको स्क्रीनिंग करते हैं, we screen our patients for other autoimmune diseases. This is the general method. Now if we go for the medical treatment, what is the medical treatment? In this we have two modalities. One is topical treatment, another is systemic treatment. रिमेंबर, हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैनेजमेंट होती है टूवर्ड्स व्हाट वी वांट टू मेक द विटिलिगो स्टेबल। सबसे पहली बात होती है कि हम विटिलिगो को रोके, उसको प्रोग्रेस ना होने दे। फर्दर वी कैन गो विद द पिगमेंटेशन, बट फर्स्ट वी हैव टू स्टॉप द विटिलिगो। और सबसे मोस्ट कॉमन यूज जो हम टॉपिकल में देते हैं, इफ़ we देते हैं, we give topical calcineurin inhibitors, जिसमें कौन से ऑइंटमेंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल टैक्रोलिमस और पिमिक्रोलिमस। टैक्रोलिमस और पिमिक्रोलिमस। Usually this is used when the vitiligo is around the genitalia or face, because these are safe on those areas. Or we can give topical Soralins for those. Systemic में we give usually corticosteroids like levamisole,
मिथाइल प्रेडनिसोलोन, और यूजुअली हम ये मिनी पल्स में देते हैं और डेली, बट मोस्ट ऑफ देम प्रेफर टू गिव इट मिनी पल्स ऑन 2 or 3 days in a week. We can give aztioprine, methotrexate. These are some of the systemic medications we use in vitiligo patients. Or in modern world we usually use phototherapy, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है विटिलाइगो में, और जिसमें हम यूज़ करते हैं नैरो बैंड UVB, we use PUA, we use targeted phototherapy, जो कि पर्टिकुलर हमारे पर्टिकुलर लीजन पे ही टारगेट करती है, जिसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव, जिसमें हम आता है एक्सिमर लेज़र लाइट, एक्सिमर लेज़र बहुत ही इफ़ेक्टिव इन ट्रीटिंग विटिलाइगो, जो कि होता है 308 नैनोमीटर लेज़र। ये हमें टारगेट करता है, दिस गिव्स एन टारगेटेड लेज़र टू दैट विटिलाइगो पैच, जिसकी वजह से देयर इज़ एन इम्प्रूव्ड पिगमेंटेशन इन दैट एरिया। Even we also use Soralins in the vitiligo patients. After that there is also an हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है, बट सर्जिकल ट्रीटमेंट में देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन। सर्जिकल ट्रीटमेंट तभी हम दे सकते हैं जब हमारा करंट विटिलाइगो, जब पेशेंट का करंट विटिलाइगो इज स्टेबल। और स्टेबल से हमारा क्या मकसद है? व्हेन देयर इज़ नो प्रोग्रेशन, जब हमारे पेशेंट में प्रोग्रेशन नहीं होती है करंट पैचेस की, करंट विटिलिगो पैचेस की। कब तक? फॉर अ टाइम बीइंग ऑफ 2 years, ऑलमोस्ट 2 years तक, जब उन पैचेस में कोई भी प्रोग्रेशन नहीं होती है, कहीं और जगह पे कोई पैच, नया पैच डेवलप नहीं होता है 2 years तक, तब हम कहते हैं दैट आवर विटिलिगो इज, दैट द विटिलिगो इज स्टेबल। देन वी कैन कंसिडर देम फॉर सर्जरी। और सर्जरी में क्या आता है? देयर इज यूजुअली ग्राफ्टिंग। There is usually grafting in the surgical modalities. So I hope we have covered basic and important pointers regarding vitiligo, and I hope this video will be helpful for all of you. Thank you. We will meet in the next video. Thank you very much. Good luck.